सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे प्यारे भविष्यों। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड न्यूमेरिकल चल रहा है। 2 वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं, आज तीसरी वीडियो। 16 क्वेश्चंस हो चुके हैं, आज 17 से उठाने वाले हैं। क्वेश्चंस बहुत ही ईजी हैं, मजा आ रहा है करने में, मेरे ख्याल से ऐसा ही होगा। अब बाकी तो आप ही जानते होंगे। तो बचे खुचे क्वेश्चन से आज फटाक से उनको निपटाते हैं। इजी से टॉपिक्स हैं, फटाक से उनको निपटा कर चलेंगे हम अगले चैप्टर के न्यूमेरिकल की ओर अगले वीडियो में। तो फटाफट आज इसको खत्म करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 से बाकी था, राइट? तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। ओके, फॉर्मूलाज सारे याद होंगे, ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशन है। तो 17th क्वेश्चन है, केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सर्फेस ऑफ अ ब्लैक बॉक्स indicates that the net outward flux through the surface of the box is 8 into 10 raised to power 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब ये एक बॉक्स है, किस तरह का बॉक्स है ऐसा कुछ नहीं बताया, बस एक बॉक्स है। तो अपन कोई भी शेप का बॉक्स ले सकते हैं भाई, ठीक है? कोई एक बॉक्स है, इसके सरफेस से जुड़ा हुआ फ्लक्स दिया हुआ है। फ्लक्स कितना दिया हुआ है आपको? फ्लक्स दिया हुआ है 8 into 10 raised to power 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। 8.0 लिखा मैंने, खाली 8 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। फिर बोला है व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स। इस बॉक्स के अंदर नेट चार्ज कितना है वो निकालो। नेट चार्ज निकालने का मतलब क्या निकालना है आपको? ऐसा कह दूं कि क्यू एनक्लोज्ड निकालना है आपको, है ना? क्यू एनक्लोज्ड निकालना है। अच्छा, दूसरा क्या पूछा है आगे, एक और क्वेश्चन है इसी में। इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सर्फेस ऑफ द बॉक्स वर 0, अगर फ्लक्स 0 होता, पूरे सरफेस का फ्लक्स अगर 0 होता, कुड यू कंक्लूड दैट देयर वर नो चार्जेस इनसाइड द बॉक्स, व्हाई और व्हाई नॉट? तो क्या आप ये कंक्लूड करते कि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं था? अगर फ्लक्स 0 होता तो क्या आप ऐसा कंक्लूजन कर सकते हो कि अंदर कोई भी चार्ज नहीं है तो क्यों और नहीं तो क्यों, जो बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन ए पार्ट करते हैं, ए वाला सॉल्व करना है। ए में क्या पूछा अपन को, कितना चार्ज एनक्लोज्ड है। तो क्या यूज करोगे आप, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? सीधी सी बात है, फ्लक्स दिया हुआ और चार्ज एनक्लोज पूछा है तो यही फॉर्मूला है अपने पास, फाई इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। यही है फॉर्मूला अपने पास। तो यहाँ से क्यू एनक्लोज्ड आपको इनको मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा भाई? ले जाओ, फाई के साथ मल्टीप्लाई कर दो, फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। बहुत ही ईजी लल्लू से क्वेश्चन है यार। 8 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 और ये एप्सिलॉन नॉट है तो 8.85 इंटू 10 रेज़ टू पावर -12। देखो, हो सकता है कुछ थोड़े बहुत वेरिएशन आए टेक्स्ट बुक से, तो थोड़ा बहुत बारीक वेरिएशन आएगा, पर कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। चलो अपन करते हैं इसको मल्टीप्लाई। 8 5 आर 40, 40 का 0 कैरी 4, 8 8 आर 64, 64 का और उसमें +4 कर दिया तो 68, 8 का कैरी 6, 8 8 आर 64 + 6 70। अच्छा, 2 था इसलिए 70.80 इंटू 10 रेज़ टू पावर -9 ये आएगा, है ना? इसको आप फर्दर सॉल्व करो तो इसको लिख सकते हो कितना, 0.708 लिखना है, लिखो नहीं लिखना है कोई बात नहीं, इंटू 10 रेज़ टू पावर -7 और एक लिख दो तो 0.07 माइक्रो कूलम। ठीक है, 10 रेज़ टू पावर -6 आएगा ना, 0.07 10 रेज़ टू पावर -6, उसको मैंने 0.07 माइक्रो कूलम लिख दिया। क्लियर है? अच्छा, अब बी पार्ट में चलते हैं अपन। बी पार्ट में क्या बोला है? इफ फ्लक्स वॉज 0, इफ द फ्लक्स वर 0, ठीक है, तो क्या आप कह सकते हो कि नेट चार्ज 0 है? मतलब अंदर कोई चार्ज नहीं है, ऐसा पूछा है कि अगर फ्लक्स 0 इसका मतलब अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो आप ऐसा कह सकते हो। इफ द फ्लक्स वर 0 वी स्टिल कैन नॉट से दैट देयर इज नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स। हम ये नहीं कह सकते कि बॉक्स में चार्ज 0 है। हाँ, नेट चार्ज 0 हो सकता है। वी कैन से नेट चार्ज इज 0। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि नेट चार्ज 0 है, पर बिल्कुल चार्ज ही नहीं है अंदर, ऐसा नहीं कह सकते। मतलब ये हुआ क्या, अगर ये बॉक्स है, देखो इसके अंदर 10 कूलम और -10 कूलम, 2 चार्जेस हैं, ठीक है, तो इनका टोटल नेट चार्ज कितना आएगा आपका? 0 आएगा। यानी कि तब स्पेस में जो फ्लक्स होगा ना वो 0 हो जाएगा, टोटल फ्लक्स 0 होगा। इसका मतलब ये तो नहीं माना कि अंदर चार्ज नहीं है, अंदर चार्ज तो है, 10 कूलम चार्ज भी है, -10 कूलम चार्ज भी है ना? नेट चार्ज 0 है, आप ये कह सकते हो। लेकिन लोग ने बोला कि अगर फ्लक्स 0 है, इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि अंदर चार्ज नहीं है। तो नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि हम चार्ज नहीं है, चार्ज हो भी सकता है ना? ऐसे 2 इक्वल चार्जेस हो अपोजिट नेचर के तो भी ये पॉसिबल है कि फ्लक्स 0 हो। समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, ये बॉक्स बना के रख लेना आप, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो बाद में। तो यार ये सब है ना 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये सब जो डिस्कस कर रहे हैं ना हम,
देखा जाए तो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18, तो 18वां क्वेश्चन है, अ पॉइंट चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम इज एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एक स्क्वायर है, ठीक है, एक स्क्वायर के, ठीक है, 5 सेंटीमीटर ऊपर, ठीक है, एक चार्ज रखा हुआ है ना, कितने वैल्यू का, 10 माइक्रोकूलम का, प्लस 10 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है, और इस स्क्वायर की जो साइड्स हैं वो 10 सेंटीमीटर हैं। ठीक है, एज शोन इन फिगर 1.34। ओके, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। इस स्क्वायर का फ्लक्स कैलकुलेट करना है आपको। ठीक है, हिंट भी दिया हुआ है, थिंक ऑफ द स्क्वायर एज वन फेस ऑफ द क्यूब विथ एज 10 सेंटीमीटर। अच्छा, अभी यहां पर फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए आपके पास फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है E.dA वाला, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया का अपन इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में तो दिया नहीं है ना, तो वो यूज नहीं हो सकता। चार्ज के फॉर्म में अगर आपको फ्लक्स निकालना है तो एक ही फॉर्मूला आपके पास, फ्लक्स इज Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट। पर ये Q एनक्लोज्ड मतलब क्या हुआ, किसी पूरे क्लोज्ड सरफेस के अंदर जितना चार्ज बंद है वो चार्ज चाहिए आपको। पर ये तो एक स्क्वायर है और उसकी चार्ज बाहर है ना, चार्ज तो बाहर है, तो आप कैसे ही निकाल सकते हो। चार्ज दिया है तो फॉर्मूला तो यही यूज करना है आपको। तो आप क्या करोगे पता है, अगर हिंट नहीं भी दिया रहता तो भी आपको इतना समझ में आना चाहिए कि अगर कोई ऐसा खुला हुआ सरफेस है, ठीक है, और उसके ऊपर या कहीं पर भी चार्ज दिया हुआ है उसके आसपास, तो आप क्या करोगे, उसको एक पूरा कवर्ड क्लोज्ड सरफेस बनाने की कोशिश करोगे। तो देखो ये स्क्वायर है, स्क्वायर का एक क्लोज्ड सरफेस इमेजिन करो तो क्यूब बनता है। ठीक है, ये नीचे एक स्क्वायर है, ऊपर एक स्क्वायर लिया, इधर एक स्क्वायर लिया, इधर एक स्क्वायर लिया, इधर एक स्क्वायर लिया, इधर एक स्क्वायर लिया, चारों तरफ से स्क्वायर से घेर दिया तो ये बन गया क्यूब। समझ में आया, तो ये आपका एक क्यूब बन जाएगा, समझे। ठीक है, तो ये आपका एक क्यूब जैसा बन गया। आप समझो कि यहां पर एक क्यूब के बीचों बीच आपका चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, क्या रखा हुआ है चार्ज, कहां रखा हुआ है, क्यूब के बीचों बीच, ऐसा समझना है आपको। ठीक है, तो होगा क्या, अभी क्यूब एक क्लोज सरफेस बन गया, तो इस क्यूब का अपन फ्लक्स निकालेंगे। ठीक है, पहले अपन क्या करेंगे, इस क्यूब का फ्लक्स निकालेंगे, और इस क्यूब में कितने सरफेसेस हैं, 6 सरफेसेस हैं, है ना। जो आपको फ्लक्स मिलेगा टोटल पूरे क्यूब का फ्लक्स मिलेगा। ठीक है, आप अभी क्यूब एप्सिलॉन नॉट से फ्लक्स जो निकालोगे उससे आपको इस पूरे क्यूब का फ्लक्स मिलेगा, और आपको एक स्क्वायर का खाली फ्लक्स पूछा है ना, एक स्क्वायर का खाली फ्लक्स पूछा है, तो आप क्या करोगे, ये जो फ्लक्स था इस पूरे क्यूब में बराबर बराबर बटेगा हर तरफ। ठीक है, क्योंकि ये चार्ज सेंटर में वैसे भी फ्लक्स वैसे बराबर ही बटेगा, तो यहां से जो चार्ज सरफेस जो फ्लक्स बटने वाला है वो सारे सरफेसेस पर इक्वल इक्वल बटेगा। तो 6 सरफेसेस है। ठीक है, मान लो कि फ्लक्स आया 100, तो 6 सरफेसेस में इक्वल इक्वल बटेगा, तो एक सरफेस पर कितना गया, 100/6, यानी कि जितना फ्लक्स आएगा आप उसको 1/6 कर दोगे, यानी कि 6 से डिवाइड कर दोगे, तो आपको एक सरफेस का फ्लक्स मिल जाने वाला है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले निकालेंगे, कंसिडर अ क्यूब मेड ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर around about the given square। अपन ने ये ले लिया, therefore flux is equals to Q enclosed by epsilon naught। ठीक है, ये मिल गया फ्लक्स पूरा क्यूब का। ठीक है, आपको ये पूरे क्यूब का फ्लक्स मिला। ठीक है, सो फ्लक्स थ्रू स्क्वायर, ये जितना फ्लक्स आएगा, ठीक है, क्यूब में बराबर बराबर पूरे क्यूब के हर सरफेस में बराबर बराबर बटेगा, तो फ्लक्स ऑफ क्यूब, ठीक है, डिवाइड बाय 6। क्यों, 6 सरफेसेस है, अगर 8 सरफेसेस होते तो जो भी आपका फ्लक्स बन रहा है टोटल फ्लक्स डिवाइड बाय 8 करोगे। अगर 10 सरफेसेस बन रहे हैं तो जो टोटल फ्लक्स बन रहा है डिवाइड बाय 10 करोगे, तो हर सरफेस का एक सरफेस का फ्लक्स मिल जाएगा। समझ में आया, 20 सरफेस है तो टोटल फ्लक्स को 20 से डिवाइड कर दोगे तो एक सरफेस का फ्लक्स मिल जाएगा। समझ में आया, यहाँ 6 सरफेस थे इसलिए पूरे फ्लक्स को मैं 6 से डिवाइड कर रहा हूँ, यानी पूरा फ्लक्स यानी कि क्यूब का फ्लक्स जो इसको 6 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो क्यूब का मेरा फ्लक्स कैसे मिल रहा है मेरे को, Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर 6 आ जाएगा। ठीक है, ये है ना
Q बाई एप्सिलॉन नॉट और नीचे 6 था ही। ओके, तो सारी वैल्यूज अपन पुटअप कर देंगे। Q एनक्लोज अपन को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10 माइक्रो कूलम है ना, 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम अपॉन 6। अच्छा एप्सिलॉन नॉट कितना दिया है आपको 8.85 इंटू 10⁻12। अब मैंने आपको कहा था थोड़ी देर पहले, देखो अगर एप्सिलॉन नॉट नीचे आता है, एप्सिलॉन नॉट अगर नीचे आता है तो देखो आप कर सकते हो 8.85 इंटू 10⁻12, ये 8.85 से डिवाइड कर सकते हो, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना डिवाइड करना। तो आसान करने के लिए आप क्या करोगे पता है, इसको सिंपल कर सकते हैं हम। तो ये एप्सिलॉन नॉट है ना, यहां 4 पाई मल्टीप्लाई कर दो, नीचे किया तो 4 पाई ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, ऊपर नीचे 4 पाई मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया और ऊपर 1, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है k होता है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम k बोलते हैं। तो ये पूरा मेरा हो गया k, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ पता है 9 इंटू 10⁻9, ये पूरा हो गया मेरा 9 इंटू 10⁻9। फिर ये हमारा 10 इंटू 10⁻6 है ही, फिर ये मेरा 4 पाई था जो मल्टीप्लाई किया था, तो 4 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू डाल दी मैंने, और नीचे बचा आपका 6। तो अब आपका कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। इसके पहले जो था कि आपको जो एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करना पड़ रहा था, यानी कि 8.85 से डिवाइड करने वाला जो प्रॉब्लम था वो कुछ हद तक आपका सॉल्व हो गया। और अगर वैसे भी नहीं करना है तो सिंपल है, ये 8.85 है, इसको 885 लिख के ऊपर 100 कर दो तो भी हो सकता है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। क्लियर है? तो इसको अपन सॉल्व करें अगर, तो कितना आएगा 9 10 और -6, तो 10⁻4 हो जाएगा, राइट। इनको उड़ा दो, बचा क्या 9 4, अच्छा 3 2s are 3 3s are, फिर 2 1s are 2 2s are, राइट। तो कितना हो गया ये 3 2s are 6, तो 6 इंटू 3.14 इंटू 10⁻14, राइट, यही बचा है हमारे पास। अब इसको कर लेते हैं अपन अगर सॉल्व, तो 6 4s are 24, कैरी 2, 6 1s are 6 एंड 2 8 एंड 6 3s are 18.84 इंटू 10⁻4। फ्लक्स पूछा है ना, ये फ्लक्स है ना, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये एक स्क्वायर का फ्लक्स आया। आप चाहो तो लिख सकते हो 1.8 इंटू 10⁻5, ठीक है, या ऐसे भी लिख के छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैं जरा देखूं, राइट 1.85 10⁻5, ओके राइट है, कोई इशू नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अपन, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। देखो ये डिपेंड, ऐसे नॉर्मली तो हमको ना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना चाहिए आंसर को, जो हमने 18 करके रखा है इसको 1.8 कर देना चाहिए वैसे। और कभी कभी क्या होता है ना, ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, तो उसको अजीबोगरीब तरीके से लिखा रहता है, तो वहाँ थोड़ा पहचानना जरूरी है आपको कि आपका जो आंसर आ रहा है वो ऑप्शन में कौन सा है, क्योंकि इधर उधर करके दे दिया होगा, पावर्स का शिफ्टिंग करके डेसिमल पॉइंट शिफ्ट कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाता है कई बार, तो वो ध्यान देना, बाकी कुछ है नहीं ऐसा होगा। क्वेश्चन नंबर, सॉरी कौन सा किया हमने, 17 किया, 18 किया ना, ओके 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम इज एट द सेंटर ऑफ क्यूबिक गॉसियन सरफेस 9 सेंटीमीटर ऑन एच। एक पॉइंट चार्ज है 2 माइक्रोकूलम का, वो रखा है सेंटर पर एक क्यूबिक गॉसियन सरफेस के, यानी इस बार पहले से ही गॉसियन सरफेस एक दिया हुआ है, क्यूब है, ठीक है। इसके सेंटर में कहीं पर रखा हुआ है चार्ज, कितना, कहां चला गया 2 माइक्रोकूलम का, ठीक है। सरफेस लेंथ है इनका एजेस का 9 सेंटीमीटर। व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, सरफेस का फ्लक्स निकालना है आपको। अच्छा, अब इस बार आपको एक स्क्वायर का फ्लक्स नहीं निकालना है, एक स्क्वायर का फ्लक्स नहीं निकालना है, पूरे सरफेस का, पूरे गॉसियन सरफेस का फ्लक्स निकालना है। तो इस बार आपको 6 से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, समझ में आया। सो फ्लक्स आपका भाई Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो Q एनक्लोज्ड कितना दिया आपको 2 इंटू 10⁻6, ये आपका Q है, और एप्सिलॉन नॉट आपका फिर वही आ गया। तो मैं क्या कर दूं, नीचे 4 पाई और ऊपर 4 पाई मल्टीप्लाई कर दूं। अब ये 1/, ये पूरा 1/4 पाई जैसा रहेगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2 इंटू 10⁻6 और यहाँ 4 इंटू 3.14। इससे डायरेक्टली अपन फ्लक्स निकालेंगे, राइट। अगर एक स्क्वायर का पूछा होता
किसी एक स्क्वायर का पूछा होता तो इसी को 6 से डिवाइड भी करना पड़ता, राइट। तो यार इसको कर दो फटाफट, कितना आएगा ये, पहले तो पावर को सॉल्व करें, 10⁻⁹ और -6 है तो 10⁻3 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना, 9 2s are 18 एंड 18 4s are 72, तो 72 इंटू 3.14 है ना। अब इसको फर्दर सॉल्व करें अपन, तो चलो यार कर देते हैं, 314 72, क्या मेरा मैथ्स वैसा ही है थोड़ा, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 7 4s are 28, कैरी 2, 7 1s are 7 + 2 9 and 7 3s are 21, so this is 8 10 15 1 16, कैरी 1 2 2, 22 608, यानी कि 226.08 इंटू 10⁻3। इसको अपन फर्दर लिख सकते हैं कितना, 2.26 इंटू 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हमारा फ्लक्स आ गया पूरे क्यूब का, ठीक है। तो चलते हैं अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत इजी क्वेश्चन हैं, फटाफट फटाफट फटाफट, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है, सब 1 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, सब 1 1 मार्क्स के, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि 2-3 मार्क्स में नहीं पूछ सकते हैं, बट बेसिकली सूट करता है 1 मार्क को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अ पॉइंट चार्ज कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ -1 इंटू 10⁻3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम to pass through a spherical Gaussian surface of 10 centimeter radius centered on the charge। एक spherical Gaussian surface के सेंटर पर है ये चार्ज, ठीक है। बोला है कि इस सरफेस से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो फ्लक्स है -1 इंटू 10⁻3, फ्लक्स है -1 इंटू 10⁻3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। समझ में आ रहा है, चार्ज सेंटर पे है गॉसियन सरफेस के, और इस स्फेरिकल सरफेस से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो इतना है, और फ्लक्स माइनस है। माइनस होने का मतलब क्या हुआ फ्लक्स, कि ये जो लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस तरफ आएंगी, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो सेंटर में आपका चार्ज रखा हुआ है वो कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। समझ में आया, ठीक है। अच्छा, और क्या पूछा इसमें देख लेते पहले, पूछा क्या है, इफ द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस वर डबल्ड। अच्छा, रेडियस भी दिया हुआ है क्या, रेडियस भी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो मैं लिख दूँ 0.1 मीटर। इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वर डबल्ड, हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस। अगर रेडियस डबल कर दिया जाए तो फ्लक्स कितना होगा, यानी कि रेडियस को, नया रेडियस डबल यानी कि 0.2 मीटर कर दिया जाए तो फ्लक्स कितना होगा। और क्या पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज, और पॉइंट चार्ज की वैल्यू भी निकालो। ओहो, तो रेडियस डबल करने से क्या होगा, क्या होगा, तंबुरा होगा, कुछ नहीं होगा। क्यों, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट। Q एनक्लोज्ड पर डिपेंड करता है, एप्सिलॉन नॉट पर डिपेंड करता है, ये तो फिक्स ही है। और Q एनक्लोज्ड मतलब जितना चार्ज अंदर आ रहा है, आप भले इसका एरिया डबल कर दो तो इतना बड़ा हो जाएगा स्फीयर, ठीक है, एक बड़ा स्फीयर मिलेगा, लेकिन अंदर चार्ज तो इतना ही है, चार्ज में थोड़ा ना कुछ चेंज किया हमने, तो Q एनक्लोज्ड तो उतने का उतना ही है, तो फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। तो सिंस charge enclosed is same, flux will remain same even after radius is doubled। अगर आपने रेडियस डबल कर दिया तो भी फ्लक्स जितना पहले था उतना का उतना ही रहेगा, ये ए वाला, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं बी वाले की। बी में पूछा है चार्ज कितना है वो निकालो, तो यार चार्ज तो फिर वही निकालेंगे अपन, फाई इज क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से क्यू एनक्लोज्ड मिल जाएगा कैसे, फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाई कितना है आपका, -1 इंटू 10⁻3 इंटू एप्सिलॉन नॉट यानी कि 8.85 इंटू 10⁻⁻12, तो इसको लिख दो कितना, -8.85 इंटू 10⁻⁻9 कूलम, यानी कि -8.85 नैनो कूलम, ऐसा भी लिख सकते हो आप, या इतना लिख के जितना आया है उतना भी लिख के छोड़ देते तो भी चलता, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलेंगे कहाँ पर हम, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ।
सो 21 क्या कहता है, देखते हैं। 21 अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज एन अननोन चार्ज। एक कंडक्टिंग स्फीयर है, उसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर और उस पर कितना चार्ज है हमको नहीं पता। रेडियस 10 सेंटीमीटर। फ्रॉम द सेंटर ऑफ a conducting sphere of radius 10 centimeter has an unknown charge if the electric field 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, स्फीयर के सेंटर से 20 सेंटीमीटर दूर, सेंटर से कहीं 20 सेंटीमीटर दूर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है। कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू? इज 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी दी हुई है। एंड पॉइंट्स रेडियली इनवर्ट्स, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आ रही है, रेडियली इनवर्ट्स यानी कि ऐसे डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर? स्फीयर का चार्ज निकालना है आपको, ठीक है, स्फीयर का चार्ज निकालना है। बढ़िया है, अच्छी बात है। तो ये एक स्फीयर है, इस स्फीयर पर आपने चार्ज भर दिया भले, ठीक है, वो कैसा चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव मैं भी नहीं कह सकता, चार्ज भर दिया, चलो क्यू क्यू नहीं यार क्यू मत लिखो, प्रॉब्लम हो जाएगा। कुछ चार्ज भरा है, ठीक है, चलो ना मान लो कोई भी चार्ज भरा है। अब इसके सेंटर से कुछ दूरी पर, ठीक है, स्फीयर के सेंटर से पर्टिकुलर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? स्फीयर के सेंटर से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? अगर देखो अंदर आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, ये तो पढ़ा आपने, है ना, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E = KQ/R², पता है ना, E = KQ/R²। आपको क्या चाहिए? Q चाहिए, तो Q कैसे मिलेगा? E/R² से, सिंपल है ना। तो E कितना है आपका? 9 इंटू 10 E कितना है आपका? 1.5 इंटू 10⁻³ R²। R मतलब कौन सा R? जो डिस्टेंस है, 20 सेंटीमीटर है ना, तो उसको अपन 0.2 मीटर लिख सकते हैं, तो 0.2 का स्क्वायर है डिवाइड बाई K यानी कि 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, क्लियर है? ओके, इसको फर्दर सॉल्व कर लें अपन, कितना आएगा? 1.5 इंटू ये 0.2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0.04 हो जाएगा, है ना, इंटू 10⁻, ये 3 और ये 9 जाके 10⁻⁶ हो गया, और नीचे बचा है कितना अभी? 9। ओके, 9 बचा है तो 3 से उड़ा देते हैं अपन, 3 तो ये हो जाएगा 0.5। ओके, इसको और इजी कर दूं तो 5 4 20 है ना, और 2 और 3 यानी कि 10⁻³ और ये 10⁻⁶/3, समझे? ये 5 और 4 को मिला के 20 कर दिया मल्टीप्लाई करके। अच्छा, यहाँ डेसिमल मतलब पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 10⁻⁻1, और यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर इसलिए 10⁻², तो 10⁻1 और 10⁻² मिला के 10⁻³ हो गया। ओके, अभी 20/3 है, इसको आसानी से लिख सकते हैं हम कितना? 6.67 आता है, राइट। 20/3 को करेंगे तो 6.67 आता है, और 10⁻⁹ कूलम आ गया। ठीक है, तो ये 6.67 नैनो कूलम आया है चार्ज। लेकिन चार्ज पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? आपको बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ है, रेडियल इनवर्ट्स है, इसलिए ये -6.67 नैनो कूलम आएगा। क्लियर है? पक्का? तो काफी इजी था, है ना यार, मतलब डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यूज डालो और आंसर आ जा रहा है ना, ऐसे ही न्यूमेरिकल्स मिल रहे हैं अभी हमको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, है तो है, क्या कर सकते हैं। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्या बोलती है पब्लिक? पब्लिक नहीं बोलेगी, बुक बोलेगी। क्वेश्चन नंबर, ओ माय गॉड, ना गिरो भाई, ना गिरो तुम। क्वेश्चन नंबर 22 है, अ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 मीटर डायामीटर हैज सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 मीटर डायामीटर, एक डायामीटर कितना दिया इसका? 2.4 है, डायामीटर है 2.4 मीटर, तो रेडियस कितना होएगा भैया? रेडियस कितना होएगा? 1.2 मीटर होएगा। ओके, बढ़िया है।
इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी दी हुई है ना, कितनी दी हुई है, 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर, 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। फाइंड चार्ज ऑन द स्फीयर, स्फीयर का चार्ज पता करो। एंड व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर, और सरफेस का फ्लक्स भी पता करना है। तो चार्ज और फ्लक्स दोनों पता करना है। ओके, कंडक्टिंग स्फीयर है, ओके ओके ओके, चार्ज डेंसिटी दी हुई है, स्फीयर है। अच्छा, वैसे भी चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है ये बताओ। चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी का, ठीक है, टोटल चार्ज अपॉन एरिया, यही होता है ना, पक्का। तो चार्ज कैसे मिलेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया, है ना। किसका एरिया, जो सरफेस है, कैसा सरफेस है ये, स्फीयर है, तो एरिया कैसा आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, उसका जो रेडियस है ना। और रेडियस हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1.2 मीटर। सरफेस चार्ज डेंसिटी भी हमको दी हुई है, कितनी दी हुई है सरफेस चार्ज डेंसिटी, 80 इंटू 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर, माइक्रो को 10⁻⁻6 लिख दिया। ओके, तो चलो यहाँ वैल्यूज पुटअप कर दो। तो 80 इंटू 10⁻⁻6 4 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है हमारा 1.2 का स्क्वायर। क्लियर है, इन सबको सॉल्व करेंगे और हमको मिल जाएगा चार्ज। ठीक है, करो यार, अब तो करना ही पड़ेगा, क्या करेंगे अभी, बड़ी दिक्कत है। चलो, ये 8 और ये 4, ठीक है, कितना हो गया 32 हो जाएगा, है ना। और एक इसके साथ सेट कर देते हैं तो 10⁻⁻5 हो जाएगा, चलेगा ना। 80 को 8 इंटू 10 लिख सकते हैं ना, तो 8 इंटू 10 यानी 10⁻⁻6 से कैंसिल होकर 10⁻⁻5 बचा। ठीक है, जितना ईजी होता जाता निकालते जाने का, ज़्यादा मेहनत नहीं करने का। तो ये मिलाकर 32 हो गया, और ये 3.14 और ये 1.2 बचा है। ओके, 3.14 को ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, अभी ऐसे रख देते हैं अपन। 1.2 को हम लिख सकते हैं कितना, 12 का स्क्वायर कितना 144 होता है ना, 144 होता है, तो 1.2 का स्क्वायर हो जाएगा कितना पता है 1.44। ठीक है, अब कर दो मल्टीप्लाई, इनको कर दो। तो 314 और उसमें कर देते हैं अपन 32, तो 314 में 32 मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 2 4 8, 2 1 2, 2 3 6, 3 4 12, कैरी 1, 3 1 3 प्लस 1 4, 3 3 9, सो 8 4 10 10, राइट, है ना। ओके, तो ये हो गया कितना, 3.14 में 32 मल्टीप्लाई किया था हमने, है ना, तो आ गया 100.48, राइट। अब इसमें अपन मल्टीप्लाई करेंगे कितना 144, तो कितना आएगा ये 4 8 32, कैरी 3, 4 4 16, 3 19 का 9, कैरी 1, 0 1 0 4, देन अगेन फिर से 4 से ही करना है ना, तो वापस वही सब कुछ रिपीट ही होने वाला है ना। तो 2 9 1 0 4, और फिर 1 से तो 1 8 4 0 0 1, तो आ गया 2 9 2 11, कैरी 1, 8 9 17, 17 1 18 और 2 1 19 का 9, कैरी 1, 6 4 4 1, तो आया कितना ये, अच्छा तो 2 ये और 2 ये यानी कि 4, तो 144.69, 144.69 इंटू 10⁻⁻5 आ रहा है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कितना 1.44 इंटू 10⁻³ कूलम, यानी कि 1.44 मिली कूलम लिख सकते हैं हम। ठीक है, इतना चार्ज बन गया। ओके, चार्ज तो मिल गया अपन को, और क्या पूछा है साथ में, डस्टर ले ले भाई, और भी कुछ पूछा है ना अपन को, चार्ज के अलावा और क्या पूछा है, कौन सा क्वेश्चन है 22, व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिविंग द सरफेस। ओके, तो फ्लक्स कैसे मिलेगा अपन को, फ्लक्स का फॉर्मूला फ्लक्स इज Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो हमारा चार्ज आया है 1.44, देखो हो सकता है 1.4, देखो ये 1446 है ना, तो 1.45 भी लिख सकते हो आप, ठीक है, पर मैंने 1.44 लिखा हुआ है, कोई इशू नहीं है, चलता है, थोड़ा बहुत पॉइंट का इधर उधर आंसर आने वाला ही है फिजिक्स में, इतना एडजस्ट हो जाता है। अच्छा, तो 1.44 ये हो गया। अब मेरे को फ्लक्स चाहिए, तो फ्लक्स है 1.44 इंटू 10⁻³ बाय एप्सिलॉन नॉट यानी कि 8.85, इससे डिवाइड करो या फिर वही 4π वाला बना लो और जो आंसर आएगा वो लिख दो। तो मैं इसका फाइनल आंसर लिख देता हूँ यार, सब मैं नहीं सॉल्व करूँगा, कितना आंसर है मेरे पास लिखा हुआ है, रुक जाओ, कहाँ गया, कौन सा क्वेश्चन है 22, 1.6 इंटू 10⁻⁸,
ठीक है, अब सॉल्व कर लेना, अगर लोचा आता है तो बता देना कमेंट में, ठीक है। नहीं आएगा वैसे प्रॉब्लम, हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। इतना तो मल्टीप्लाई करना तो यार सबको आता है यार, बच्चे फर्स्ट स्टैंडर्ड में थोड़ी पढ़ रहे हैं। चलो फिर आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 23 के ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस अ फील्ड ऑफ 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम की इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज, ठीक है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। कितने डिस्टेंस पर? 2 सेंटीमीटर, यानी कि 0.02 मीटर पर। व्हाट इज द सॉरी कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी कि आपको लैम्बडा चाहिए। इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मिला है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज इज गिवन बाय, कैसे मिलता है, फॉर्मूला क्या है? देखो कितने तरह से होंगे, उनको फॉर्मूला याद नहीं होगा, है ना, तो जिसको फॉर्मूला याद है उनके लिए λ/2πε0 r, यही फॉर्मूला होता है। वेयर आर इज व्हाट? डिस्टेंस, इससे जो डिस्टेंस है वो आर लेते हैं अपन, ठीक है। तो अपन को वो डी, यहाँ पर जो मैंने डी लिखा यही मेरा क्या है? आर है, ठीक है। तो इसको मैं आर लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके। आपको क्या चाहिए? ये चाहिए, लैम्बडा चाहिए ना, तो लैम्बडा कैसे मिलेगा? ये पूरा यहाँ ले जाओ, 2πε0 r के साथ e, है ना, ये पूरा वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो डाल दो फॉर्मूला, वैल्यू सारी डाल दो। लैम्बडा इज इक्वल्स टू 2πε0 कितना होता है हमारा? 8.85 × 10⁻⁻12। r कितना है हमारा? 0.02 इंटू ई कितना है हमारा? 9 × 10⁴, है ना। अच्छा, एक चीज़ और देखना था मुझे। हाँ देखो, इसको हम एक सिंपल तरीके से और कर सकते हैं, पता है, ये तो करना ही है, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर आप ऐसे करोगे तो आंसर राइट आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसको थोड़ा और इजी करने के लिए मैं क्या सोच रहा हूँ, देखो ये ऐसा है ना, तो यहीं पर देखो 2πε0 r e है, ठीक है। मैं देखो ऊपर 2 और नीचे 2 मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर दो तो देखो ये 4πε0 बन जाता है ना। क्या कह रहा हूँ, समझा रहे हैं? तो मैं इसको लिख दूँ ऐसा 4πε0 नीचे 1 r e और ये 2, ये 2 जो था, ठीक है। तो ये 1/4πε0 को हम क्या लिख सकते हैं? k लिख सकते हैं। तो आएगा कितना? re/2 टाइम्स k। समझ में आया? r कितना है आपका? r है आपका 2 यानी कि 0.02 और e है आपका कितना? 9 × 10⁴ और 2 टाइम्स k है 9 × 10⁻⁹। समझे? इसलिए मैंने जब ये वैल्यू देखी ना यहाँ पर 9 वाली, ध्यान गया मेरा, तो मैंने सोचा कि इसको k के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, तो 9 आसानी से कट जाएगा। समझे? 10⁻⁹ और 10⁻⁴ कटेगा तो 10⁻⁵ बचेगा, और ये 2 से ही कटेगा तो 0.01 बचेगा, जिसको हम लिख सकते हैं कितना? कितना लिख दूँ इसको? 1 × 10⁻³ आ जाएगा ना लैम्बडा। अच्छा, यूनिट क्या आएगी इसकी? 10⁻³ लीनियर चार्ज डेंसिटी की यूनिट क्या होती है? कूलम पर मीटर, ठीक है। ये आ गया आंसर, तो है 0.1 माइक्रोकूलम, ठीक है, चलेगा, राइट अपना आंसर। ओके, कोई इशू नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 24 में बोला है 2 लार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर। 2 बड़े और थिन मेटल प्लेट्स हैं जो एक दूसरे के पास पैरेलल रखे हुए हैं, ठीक है। मतलब हम ऐसा मान लेते हैं 2 प्लेट्स रखे हुए हैं, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल। अच्छा, थिन है और लार्ज हैं, तो हम इनको इनफाइनाइट शीट की तरह कंसीडर कर सकते हैं। ये मैं साइड से दिखा रहा हूँ, ठीक है, मतलब ऐसे रखे हुए प्लेट्स, एक ऐसे और एक सामने ऐसे, एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है, ऐसे 2 प्लेट्स रखे हुए हैं। ओके, फिर क्या बोला है? द प्लेट्स, सॉरी, on their inner faces the plates have surface charge densities of opposite signs and of magnitude 17 × 10⁻⁻22 कूलम पर मीटर स्क्वायर। चार्ज डेंसिटीज हैं इन दोनों की सेम। कितनी चार्ज डेंसिटी है दोनों की? 17 × 10⁻⁻22
कूलम पर मीटर स्क्वायर पर ऑपोजिट नेचर की है, ठीक है। तो मतलब एक को अगर आप पॉजिटिव ले रहे हो इस वाले को, तो इस वाले को आपको नेगेटिव लेना है। फिर क्या बोला है, व्हाट इज ई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। पहला है ए इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट, चलो ये प्लेट 1 बोल देता हूं मैं इसको, इसको प्लेट 2 बोल देता हूं। तो इसके इस रीजन में, इसको रीजन ए बोल देता हूं मैं। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, बी इन द आउटर रीजन ऑफ सेकंड प्लेट, सेकंड प्लेट के आउटर रीजन में, इसको बी बोल दिया। एंड सी बिटवीन द प्लेट्स, बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में जो रीजन है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अब ये ना यार देखो, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम, अगर मैं कहूँ तो, क्योंकि हम सेकंड चैप्टर की भी थियरीज पूरी खत्म कर चुके हैं, तो वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डिस्कस हुआ है, ठीक है। जो लोग फर्स्ट चैप्टर देखने के बाद डायरेक्टली न्यूमेरिकल देखने आए हैं, उनके लिए डिटेल में समझा देता हूँ। बाकी जिन्होंने सेकंड चैप्टर की थियरी समझ ली है, उनके लिए क्वेश्चन आसान है, उनको डायरेक्टली कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो जिनको समझना है उनके लिए, 2 प्लेट्स हैं, ओके। अब इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लें अगर अपन, ठीक है। देखो ये प्लेट है, इसको अपन इनफाइनाइट शीट की तरह कंसीडर कर सकते हैं, राइट, कर सकते हैं इनफाइनाइट शीट की तरह कंसीडर। अच्छा, अब देखो इस रीजन में, इस रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कैसा होगा, देखो इस प्लेट की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो ऐसा होगा, ठीक है। ये सब ऐसा होगा, कुछ बना रहा हूं मैं, सब नहीं बना रहा हूं, ठीक है। अच्छा, और इस रीजन में इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐसा होगा, ये पूरा जाएगा, राइट, इधर भी ले लो पूरा। मतलब मैं ऐसा कहूं कि इस प्लेट की वजह से इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस रीजन में, ए वाले रीजन में उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, सी वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, और सॉरी हाँ, और बी वाले रीजन में भी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उसी तरफ है। तो बी और सी में इस प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रहा है, और ए वाले रीजन में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रहा है, क्लियर है। अब मैं सेकंड प्लेट की बात करूं, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, तो ये नेगेटिव चार्ज का है, तो नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ आता हुआ होगा, राइट। तो यहां पर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एंटर हो रहा होगा, और यहां पर भी ऐसे एंटर हो रहा होगा, ऐसे एंटर हो रहा होगा, ऐसे एंटर हो रहा होगा, ठीक है, समझ में आया। नेगेटिव प्लेट है तो नेगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ, ये पॉजिटिव प्लेट से दोनों, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर की तरफ, क्लियर है। अब ये रीजन में देखो, ए वाले रीजन में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, और सेकंड वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना। अब अपोजिट डायरेक्शन में तो इतना तो पता चलेगा कि एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे, लेकिन क्या कैंसल आउट करके जीरो कर देंगे वो डिपेंड करता है। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हुआ, अगर सेम मैग्नीट्यूड के हुए तो दोनों दूसरे को कैंसल आउट करके पूरा जीरो कर देंगे, राइट। और अगर सेम मैग्नीट्यूड के नहीं हुए तो कुछ वैल्यू मिलेगी, राइट। अब मुझे बताओ सेम मैग्नीट्यूड होगा क्या, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। कैसे होगा भाई, इनफाइनाइट शीट के से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसमें आर आता ही नहीं, आर पे डिपेंड करता ही नहीं है। मतलब कि एक इनफाइनाइट शीट अपने से 10 सेंटीमीटर दूर हो, चाहे 20 सेंटीमीटर दूर लो, चाहे 100 सेंटीमीटर दूर लो, कहीं भी लो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उसकी सेम ही होती है, ठीक है। क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है। तो इसकी वजह से, अच्छा, इस पर जो चार्ज डेंसिटी है वो इतनी ही है, ठीक है, लेकिन प्लस में है, और इस पर जो चार्ज डेंसिटी वो भी इतनी ही है लेकिन माइनस में है। सेम मैग्नीट्यूड है मतलब चार्ज डेंसिटी का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम ही होगा ना। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला है, तो सिग्मा दोनों का सेम है, तो दोनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो सेम ही होगी, और किसी भी डिस्टेंस पर सेम होगी। इससे यहाँ जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, यहाँ 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 हर तरफ सेम इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, और ये भी हर तरफ सेम इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, ठीक है। तो ए वाले रीजन में मुझे बताओ, ए वाले रीजन में क्या हो रहा है कि प्लेट 1 का इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लेट 2 का इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, दोनों कैंसिल आउट होगा, कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा, और दोनों का वैल्यू सेम है, दोनों का वैल्यू सेम है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ए रीजन में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि E1 और E2 सेम है, दोनों प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। समझ आ रहा है ना। इससे भले कितना कम, यहाँ से देखोगे तो इससे ये कम डिस्टेंस पर है ये वाला रीजन, और इससे ये वाला रीजन ज़्यादा डिस्टेंस पर है, पर चाहे क्लोज हो चाहे डिस्टेंस पे हो, फील्ड सेम ही लगता है। इससे जितना फील्ड लगेगा उतना ही फील्ड इससे भी लगेगा, और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट भी है, तो कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो रीजन ए की बात करूं मैं, तो इन रीजन आउटसाइड फर्स्ट प्लेट both electric fields, sorry, electric field due to
both plates is same and are in opposite direction, so EA net electric field is 0। इस तरफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। B के लिए सेम एज ए के जैसा ही एक्सप्लेनेशन बी में भी करना है आपको। इधर भी क्या हो रहा है देखो, फर्स्ट वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, सेकंड वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, तो यहाँ पर भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बी वाले का भी 0 होगा। सी वाले रीजन में क्या होगा वो देखो, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रहा है और सेकंड का भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरफ जा रहा है, यानी दोनों ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो सी में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलने वाला है वो दोनों का प्लस होके मिलने वाला है। समझ में आया? तो सी वाले के लिए लिख लो आप, समझ तो गई ही होगी। सी के लिए तो सी रीजन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा E1 प्लस E2, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए देखो एक का सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये मत बोलना कि इसका माइनस सिग्मा का माइनस लगाओ, नहीं 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 नहीं, इसका भी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसका चार्ज डेंसिटी भी सिग्मा है, पर ये माइनस में इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा लिया है मैंने। ठीक है, माइनस के लिए ऑलरेडी ये डायरेक्शन ले लिया है ना हमने, उसी हिसाब से दोनों का डायरेक्शन सेम आ रहा है ना, तो यहाँ पर प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, आपने ऑलरेडी डायरेक्शन कंसिडर कर लिया है। तो हो जाएगा कितना 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो अल्टीमेटली आएगा कितना सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा है आपका कितना, अच्छा यहाँ फिर से 8.85 से डिवाइड करने की बारी आ जाएगी है ना, तो उसको आसान करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, 4 पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर नीचे 4 पाई मल्टीप्लाई कर दिया, ये पूरा क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अपन लिख सकते हैं कितना k 4 पाई सिग्मा, ये बन गया ना अपना। तो k की वैल्यू कितनी है अपनी 9 इंटू 10⁹9, 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, सिग्मा की वैल्यू कितनी दी हुई थी हमको, मैंने मिटा दी, सिग्मा की वैल्यू लिखी नहीं मैंने। सिग्मा की वैल्यू कितनी है भाई, सिग्मा की वैल्यू है 17 इंटू 10⁻22, 17 इंटू 10⁻22। इन सबको सॉल्व कर लेंगे अपन, कितना आता है लिख लेते हैं, कितना आएगा भैया, देखो ये 17 और 9 है ना, कितना हो जाएगा 153। अच्छा पहले पावर सॉल्व कर लो, 10⁻9 और 10⁻22 कितना हो जाएगा 10⁻13 ना, है ना, 22 में से 9 हो गया 13, ओके। देन 17 9s आर 153 एंड 153 इंटू 4 कितना होगा 153 में अपन 4 मल्टीप्लाई करें 612 शायद आएगा, कितना आता है देख लेते हैं, अरे 4 3 12 कैरी 1 और 4 5 20 कैरी 2 4 612, ओके। तो ये 612 आ गया जब अपन ने इसको और इसको मल्टीप्लाई किया। अब इसमें अपन को 3.14 मल्टीप्लाई करना है ना, यानी कि 314 मल्टीप्लाई करना है आपको। कितना आएगा 4 2s आर 8, 4 1s आर 4, 4 6 आर 24, देन 1 से है पूरा तो 2 1 6 पूरा ऐसे ही आएगा, देन 3 2s आर 6 कैरी 1, 3 1s आर 3 एंड 3 6 आर 18, तो आएगा कितना 8 6 एंड 6 + 1 7 7 + 4 11 कैरी 1, 3 6 9 + 3 12 कैरी 1 एंड दिस 9 एंड 9 19 2 1 6, तो 19 2 1 6 8 इंटू, अच्छा 3.14 था ना इसलिए यहाँ पर भी आएगा, और ये 10 टू पावर कितना आया था अपना -13, तो इसको फर्दर सॉल्व करें अपन कितना आएगा 1.92 इंटू 10 टू पावर -10 न्यूटन पर कूलम। तो ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बस आज का इतना ही, सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल लेके मिलेंगे बहुत जल्द, तो तब तक थोड़ा सा वेट करो, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय सी यू, जय हिंद।